जब मैं राजनीति करूंगा, अगर किसी दल या किसी संगठन से जुड़ूंगा तो ऐसे संगठन और ऐसे दल से जुड़ूंगा जो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की बात करती हो। मैंने तमाम दलों को समझा और रिसर्च भी किया और तमाम जो देश के बड़े बड़े संगठन थे उनको भी मैंने सोचा और समझने का प्रयास किया। समझने के बाद मुझे कोई भी दल और कोई संगठन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई दल कोई संगठन दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे याद है सन 2013 में डॉक्टर मेरे अजीज मित्र और आईपीएस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अवैध असगर हाशमी साहब ने मुझे आईपीएस के विषय में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि एक आईपीएस संगठन है जो आपका विचार है, उस विचारों पे चलने का काम करता है, आप उस संगठन को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, मैं विचार करूंगा। हमारे जो शुभचिंतक थे मैं उनसे के सामने ये प्रस्ताव रखा तो मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि विजय, ये डिसीजन तुम जो लेने जा रहे हो ये डिसीजन सीधे सीधे गलत है, तुम आईपीएस को ज्वाइन मत करो क्योंकि उसके साथ भीड़ नहीं है। मैंने कहा कि तुम लोग तो सही कह रहे हो। उनकी बात को मैंने सुन लिया। जब मैं बिस्तर पे गया तो आईपीएस के पर एक बार पुनः विचार किया और मैंने संकल्प लिया कि जैसा मैं सोचता था, जिस विचार को मैं आगे बढ़ाना चाहता था, जिस विचार के साथ जुड़ना चाहता था, वो विचार सिर्फ आईपीएस में है, वो विचार आईपीएस में है। अगले दिन अपने शुभचिंतकों के पास आया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा और मैंने कहा कि बेशक आईपीएस जो परिवार है वो छोटा है, मैं इस चीज को मानता हूं। हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीज से होती है, हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीज से होती है। मैंने अपने शुभचिंतकों से कहने का काम किया और मैंने उनसे कहा कि तमाम दल हैं, तमाम बड़े 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 सामाजिक संगठन हैं और उनके विचारों को और आईपीएस के विचारों से को अगर आपस में जो है कंबाइन किया जाए तो आईपीएस का विचार सबसे उत्तम होगा। और मैंने इस उम्मीद के साथ और विश्वास जताते हुए मैंने आईपीएस को सन 2013 में ज्वाइन किया था मेरे साथियों, और एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया था और मैंने मेहनत किया। मैंने आईपीएस के लिए चलने का काम किया और उसकी चला और दिन रात मेहनत किया। तो सन 2014 में जब प्रथम कैडर सम्मेलन हुआ था तो उसमें आंदोलन समिति का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे और उनके हस्ताक्षर पर राष्ट्रीय आंदोलन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। मैंने उस पद को बाखूबी से निभाया। सन 2016 में उस पद को निभाते हुए गांव गांव में सरकारी आरओ प्लांट लगाओ की मांग को लेकर एक जन आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया और बलिया के जो डीएम थे उस समय उनको हम लोगों ने झुकाने का काम किया था और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब को भी बलिया के अंदर झुकना पड़ा और 515 करोड़ का जो है स्वीकृति राशि माननीय उस समय के जो है मुख्यमंत्री ने बलिया को देने का काम किया था। और मैंने हर एक पर जो भी हमें आईपीएस ने जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को मैंने बाखूबी तरीके से निभाया और आज शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरे शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं। उस विश्वास पे मैं खड़ा उतरूंगा, उस विश्वास पे मैं खड़ा उतरूंगा। आईपीएस की विचारधारा को गांव गांव गली गली घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं। क्योंकि जो आईपीएस की विचारधारा है, मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं, यहाँ पे जितने लोग सभागार में बैठे हैं आप लोग आईपीएस को भली भांति समझते हैं। अगर आईपीएस की विचारधारा को अगर किसी एक व्यक्ति से बस आईपीएस की विचारधारा पे 1 मिनट बात कर लीजिए, वो व्यक्ति जो है आईपीएस का होगा, वो बैठेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ देश के अंदर जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के विचार को और आईपीएस की विचार के अगर मेल करेंगे तो आईपीएस का विचार उत्तम होगा। मैं इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों से और जो हमारे नए साथी आज आईपीएस में जुड़े हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आईपीएस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आईपीएस का मोटो ही है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और देश के अंदर जितने संगठन हैं वह इन बुनियादी समस्याओं पे बात नहीं करना चाहते हैं। मात्र इस देश के अंदर एक संगठन है जिस संगठन का नाम आईपीएस है, वो देश के बुनियादी समस्याओं पे बात करता है,
शिक्षा पे बात करता है, रोजगार पे बात करता है, स्वास्थ्य पे बात करता है। और देश के अंदर जो आए दिन नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उन नौजवानों के सवाल को उठाने का काम करता है तो मात्र एक संगठन, उस संगठन का नाम आईपीएस है मेरे साथ में। उस संगठन का नाम आईपीएस है। और आप यह बेशक सोच रहे होंगे कि अभी आईपीएस जिस लेवल पे चाहे उस लेवल पे बड़ा नहीं हुआ है, मगर आप सिर्फ आईपीएस के लिए महीने में 10 दिन समय दे दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आईपीएस के साथ एक ऐसा हुजूम होगा कि प्रदेश भी तुम्हारा होगा और केंद्र भी तुम्हारा होगा। प्रदेश भी आपका होगा और केंद्र भी आपका होगा। कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस नेता के साथ हम लोग जुड़े हैं, जो हमारे नेता हैं, वो आईपीएस के नेता हैं। शायद इन नेता के सामने देश के बड़े बड़े नेताओं को खड़ा कर दीजिए तो उनके विचार में और हमारे नेता के विचार में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार है मेरे साथियों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये हमेशा कहते हैं कि हम गरीबों की बात करेंगे, जो ठेला खुंचा चलाने वाले उनकी हम बात करेंगे, महलों वालों की हम बात नहीं करेंगे। और उन्हीं के पश्चिम पे में चलते हुए आईपीएस को आगे ले जाने का काम करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर। 2024 का चुनाव सामने है, मगर देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आईपीएस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। 2024 में जो सरकार, जो लोग नौजवानों की बात करेंगे, वही केंद्र और प्रदेश में राज करेंगे। और आईपीएस इस प्रश्न को खड़ा करने का काम करेगी। आईपीएस इस प्रश्न को खड़ा करने का काम करेगी। और ये खड़ा तभी हो सकता है जब हमारे जो नौजवान हैं वो मात्र महीने में 10 दिन का समय दे दें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की असेंबली से लेते हुए केंद्र की असेंबली तक उत्तर नौजवानों को एक लंबा हुजूम खड़ा होगा। और ये नौजवान कहेंगे कि देखो, अब तुम लोगों ने बहुत ही नौजवानों को बलगला लिया, अब नौजवान बलगने वाले नहीं है, क्योंकि ये आईपीएस के नौजवान है। जब तक तुम हमारा अधिकार नहीं दोगे तब तक हम प्रदेश और केंद्र की जो है असेंबली है उसको हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे, घेर के बैठे रहेंगे। अगर मात्र 10 दिन का आप लोग समय दे दिए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं, आज इस महान शख्सियत को कि आज हम जयंती पर उपस्थित हुए हैं, उस महान शख्सियत की एक में मुझे वाकया याद आती है। जब भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी का डेट तय किया गया था, देश के नौजवानों ने संकल्प लिया कि 24 मार्च को हम भगत सिंह को फांसी नहीं होने देंगे। लाहौर के जेल के तरफ निकल चले थे, जो देश के नौजवान थे निकल पड़े थे, मगर अंग्रेजों को लगा कि अगर भगत सिंह जीवित रहा तो जो है 1931 में ही आजादी मिल जाएगी। इसलिए 24 मार्च 1931 को फांसी न देकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो जाती है मेरे साथियों। फांसी हो जाने के बाद पूरे देश के अंदर एक आक्रोश पैदा होता है, और एक आक्रोश ऐसा पैदा होता है जो हर एक नौजवान भगत सिंह बनना चाहता है। हर एक नौजवान भगत सिंह बनना चाहता है और भगत सिंह के नेतृत्व पर चलते हुए 1947 को देश को आजादी मिलती है मेरे साथियों। और भगत सिंह जो वाक्य मैं अभी चर्चा कर रहा था, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो जाती है, 25 मार्च 1931 को BBC लंदन के पत्रकार भगत सिंह के मां के पास जाते हैं और भगत सिंह के मां की आंखों में आंसू है। और आप यहाँ पे बताए बहन में बैठी हैं, जिसका 23 वर्ष का नौजवान है, शायद मेरे आई का मैं कहो, और वो फांसी के फंदे को चूम लिया हो तो किसको दर्द नहीं होगा, आप सब समझती हैं। सब उस मां के आंखों में आंसू था। उस BBC लंदन के पत्रकार ने 25 मार्च 1931 को पूछते हैं कि पूरा देश आपके बेटे पे गर्वान्वित महसूस कर रहा है, और ऐसे बहादुर मां के आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देता है। भगत सिंह की मां ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया कि आंसू इसलिए नहीं बह रहा है कि मेरा भगत जो है फांसी के फंदे को चूम लिया है, आंसू सिर्फ इसलिए बह रहा है कि कोई से एक और भगत सिंह पैदा हुआ होता, उसे भी इस मुल्क के लिए न्यौछावर कर देती। उस माँ का इतना बड़ा विचार था। मगर आज हर एक देश के नौजवान, हर एक बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, मेरे जो पिता तुल्य, उन सबको सोचना हो पड़ेगा कि अगर देश को बचाना है,
भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है तो आपको बेटे को भगत सिंह बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो यह देश जो है भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बन सकता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। और बागी बलिया की चर्चा हो रही थी कि बागी बलिया जो है क्रांतिकारियों की सरजमी रही है। सच्चाई रही है कि बागी बलिया क्रांतिकारियों की सरजमी रही। जंग आजादी की लड़ाई में बागी बलिया ने अग्रिम भूमिका निभाई, मगर आजादी के 75 साल हो गए मगर विकास से छूटा रहा बागी बलिया। यह भी सवाल जो है आईपीएस उठाने का काम करेगी। तो बलिया के अंदर मुझे याद है कि एक चीनी मिल हुआ करती थी, जो यहाँ के बलिया के किसान गन्ना की खेती करके बड़े मुनाफा कमाया करते थे। बड़े पैमाने पर जो है किसान को आमदनी हुआ करती थी, मगर देश के भ्रष्ट नेताओं के कारण और बलिया के भ्रष्ट नेताओं के कारण वो चीनी मिल बंद हो गई। वो चीनी मिल बंद हो गई। किसान जो है घर पेड़ा का जो खेती करता था, आज किसान जो है घर का छोड़कर पलायन कर गया है रोजगार के तलाश में। बलिया के अंदर ही बाढ़ एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर बिंदी उद्योग बड़े पैमाने पर हुआ करता था। चूड़ी की बहुत ही बड़े उद्योग हुआ करता, वहां की महिलाएं चूड़ी बनाया करती थी, मगर अब चूड़ी का उद्योग बंद हो गया वो भ्रष्टाचारों के कारण। बलिया के अंदर एक विधानसभा आता है जिस विधानसभा को हम सिकंदरपुर के नाम से जानते हैं, जिनको हम एक जमाने में फूलों की नगरी से जानना करते थे। इत्र क्या कारोबार पूरे दुनिया में मशहूर था उसका इत्र, मगर इन भ्रष्ट नेताओं के कारण बलिया का जो सिकंदरपुर का व्यवसाय रहा वो भी खत्म हो गया। ये सवाल भी आईपीएस उठाने का काम करेगी। ये सवाल भी आईपीएस उठाने का काम करेगी कि क्यों आज बलिया के लोग क्या इस देश के जंग आजादी के लड़ाई में अग्रिम भूमिका नहीं निभाए? क्या बलिया के लोगों ने शहादतें नहीं दी? अगर बलिया के लोगों ने सब कुछ दिया तो उनको विकास से छूटा क्यों रखा गया? ये सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। पूरी आईपीएस उठाने का काम करेगी मेरे साथियों। और अब लड़ाई जो है आईपीएस लड़ने जा रही है, और आईपीएस के जो नए पदाधिकारी अब पुराने साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कमर में जो है कमर को कस लीजिए और सर पे कफन बांध लीजिए, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी मेरे साथियों। क्योंकि बलिया एक पुराने मसावरे कहे जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि बलिया को बागियों के नाम से जाना जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बागी बलिया के अंदर ना तो कोई बड़ा डॉक्टर पैदा होता है, ना तो कोई बड़ा इंजीनियर पैदा होता है, ना तो कोई बड़ा वैज्ञानिक पैदा होता है। अगर बागी बलिया के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई पैदा होता है तो एक बागी पैदा होता है, एक क्रांतिकारी पैदा होता है मेरे साथ, और एक बलिदानी पैदा होता है। और इसी जन शब्दों के साथ, क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव है, ये कार्यक्रम 11 बजे से चल रहा है और ये कार्यक्रम का समय 3 बजे तक था, मगर वक्ताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट होने के कारण एक कार्यक्रम जो है 1 घंटा डिले हो चुका है। मैं एक बार आप सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने बारी को समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय आईपीएस।